Hello students, welcome to my channel. In last video we have discussed stoichiometry and stoichiometric calculations. Now topic of discussion will be how will you calculate different kind of equations. So taking the example of equations using stoichiometry. The coefficients in a balanced chemical equation are called stoichiometric coefficients. Note the points. These are the stoichiometric coefficients. Here it's propane C3H8 3 carbon compound, or you can say 3 carbon hydrocarbon. What you can say it's 3 carbon hydrocarbon, right? 3 carbon hydrocarbon, 3 carbon, okay, 3 carbon hydrocarbon, or you can say organic compound, anything you can say it. 3 carbon, that means propane. Propane reacts with oxygen and gives what it gives? It gives CO2 and water. How will you properly make the statement of this equation? You say one propane molecule, one propane, right, 5 oxygen. ये तो मतलब हुआ one propane required 5 molecule oxygen to give 3 CO2 and 4 water molecule, correct? That means propane is burning. सही से क्या देखा जाएगा? Propane burn हो रहा है. For burning oxygen is required since it's a hydrocarbon. Hydrocarbon on burning gives carbon dioxide and water. The combined equation is propane burns in presence of oxygen and gives carbon dioxide and water, and it is a balanced equation. So these are the stoichiometric. तो जो भी टर्म, जो भी फॉर्मूले के पहले लिखा होता है वो क्या है? स्टोइकोमेट्री. 5 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन, तो स्टोइकोमेट्री कितनी है यहाँ पर? ऑक्सीजन की 5. कार्बन डाइऑक्साइड की स्टोइकोमेट्री 3. वाटर मॉलिक्यूल की स्टोइकोमेट्री 4. करेक्ट. नेक्स्ट पॉइंट देखें अच्छे से यहाँ पे. Stoichiometric calculations help understand the mass and mass relationship. This means that if we know the mass of one of the reactants or products, Note the point. we can determine the mass of the other reactants and products. Similarly, मास रिलेशन. मास और मास मीन्स, सपोज करो हमने ए मॉलिक्यूल जोड़ा है, ए और एक कोई कंपाउंड है बी. ए कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल. तो जितने ज़्यादा हम मॉलिक्यूल जोड़ेंगे तो मास भी तो बढ़ता जाएगा. हर एक मॉलिक्यूल का मास भी तो होगा. और मास कैसे बोलेंगे? जो भी उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा. याद रखेंगे जो भी कंपाउंड है, जैसे हमने क्या लिखा था C3H8, सही से कैसे लिखना चाहिए उसको केमिकल फॉर्म में? CH3 CH2 CH3, 3 कार्बन, राइट, 8 हाइड्रोजन. और सही से कैसे लिखना चाहिए उस प्रोपेन को? प्रोपेन का सही तरीका ये होता है, एक्चुअली बॉन्डिंग कैसे होती है प्रोपेन में? कार्बन से कार्बन सिंगल बॉन्ड, और जितने भी कार्बन होते हैं, देखो हर कार्बन पे कितने होने चाहिए? 4 बॉन्ड होने चाहिए. ये देखो यहाँ पर क्या लगा दिए? हाइड्रोजन अटैच्ड है सबके पास में, राइट. ये तरीका हो गया. तो मैं चाहे C3H8 लिखूँ, ये होता है स्केलेटल फॉर्म. किस फॉर्म में लिखा हुआ है? स्केलेटल फॉर्म में, मतलब एक पूरा इलेबोरेटेड फॉर्म में लिखा होता है प्रोपेन. एक्चुअल में ये ऐसे बॉन्डिंग होती है, राइट. और भी टेक्निक है, यहाँ पे एंगल भी होते हैं, राइट. सपोज करो यहाँ से भी एंगल होगा, इनके बीच में एंगल होगा, इनके बीच में एंगल होगा, करेक्ट. तो ये कार्बन से कार्बन प्रॉपर्ली बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पर, क्लियर. कार्बन से कार्बन सिंगल बॉन्ड है. सिंगल बॉन्ड होते हैं कार्बन से कार्बन, तो वहाँ पर हम लोग क्या टर्म लगा देते हैं? एन. ये हम तुम्हें सिखाएंगे, याद करो, IUPAC में सिखाया भी है. चलते हैं. तो ये है मास रिलेशनशिप. क्या मतलब हुआ? जितने भी यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, जितने भी एटम्स हैं किसी एलिमेंट के, सबके एटॉमिक मास को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा भाई? सबका मास, करेक्ट. तो जितने ज़्यादा कार्बन बढ़ेंगे, जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बढ़ेंगे तो मास बढ़ जाएगा. तो क्या है यहाँ पे टर्म? वी नो द मास ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, वी कैन डिटरमाइन द मास ऑफ अदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. हमें एक का मास पता होगा, हम दूसरे का मास फाइंड आउट कर सकते हैं. आगे देखते हैं. it helps understand mass and volume relationship. Mass That volume. is, if we know the mass or volume of one reactant or product,
then we can calculate the mass or volume of the other reactants or products. And if we know the volume of one reactant or product, then we can calculate the volume of the other reactants or products. नोट द पॉइंट्स. स्टोइकोमेट्री हमें क्या क्या बताता है? मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप. अंडरस्टूड है? बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है. एक का पता हुआ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का तो आप दूसरे का फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? सो वी कैन फाइंड आउट द मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप एंड वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप. नेक्स्ट पॉइंट. Most chemical reactions take place in solutions. Hence, we need to understand how to apply stoichiometry to reactions in solutions. वो अच्छी बात आई कि मेजॉरिटी रिएक्शंस आपको सोल्यूशन फॉर्म में दिखाई पड़ते हैं. सॉलिड से सॉलिड जल्दी रिएक्ट नहीं होता. बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है. आपने मेटल से मेटल कैसे रिएक्ट कराएंगे? हमने कह दिया एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को आपको रिएक्ट कराना है किससे? आयरन से. आयरन सिंबल दिया Fe, एल्यूमिनियम सिंबल दिया Al. अब आप बताओ ये सॉलिड बार प्लस सॉलिड बार हमने बगल बगल में रख दिया तो क्या कोई रिएक्शन होगी क्या? आपने बगल में चिपका दिया तो भी कोई रिएक्शन नहीं. आपने इसको ग्लू से जोड़ दिया तो भी कोई रिएक्शन नहीं होगी. हमें इसको किस फॉर्म में लाना होगा? हमें इनको सोल्यूशन फॉर्म में लाना होगा. और किसी मेटल को सोल्यूशन फॉर्म में लाने का मतलब हुआ टू रिएक्ट दीज टू वी हैव टू मेल्ट दीज मेटल्स. मीन्स अगर हम एल्यूमिनियम ले रहे हैं तो किस फॉर्म में? मेल्ट करके. आयरन को रिएक्ट कराना है तो क्या करेंगे? इसको भी मेल्ट कराएंगे. अरे तभी तो जाके रिएक्शन होगी और जाके क्या बना देंगे? एक तरह का एलॉय. क्या बना देंगे? एलॉय. मेटल से मेटल ऐड कर दें या एक मेटल के कॉन्सेंट्रेशन में दूसरा मेटल हमने मेल्ट करके डाल दिया या खूब कई सारे मेटल्स को अप्लाई कर दिया, एक साथ मेल्ट कर लिए, ठीक, वो सबको क्या कर लिया? कंबाइन कर लिया. तो क्या हो जाएंगे? रिएक्ट कर जाएंगे आपस में, एलॉय बना देते हैं. तो ये है टर्म है. अगर कोई चीज़ सोल्यूशन फॉर्म में है तो उसमें कैसे देखा जाए? कितने मॉलिक्यूल्स ऐड हुए, कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट हुए? For solutions, we need to know the concentration. That is, the number of moles present in a certain volume of solution. We can express the concentration of a solution present in a given volume through 4 methods. They are mass percent, mole fraction, molarity and molality. बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है. हर सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन होता है. चलो मैं यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ. मैं आपके सामने 2 बीकर रख रहा हूँ, राइट? ध्यान से देखना कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा, अच्छे से देखना. एक बीकर है A और एक बीकर है B. दिस इज़ A एंड दिस वन इज़ B. इस बीकर में हमने वाटर मिला रखा है. ध्यान से देखेंगे यहाँ पे भी वाटर है. चलो मैं यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज कर सकता हूँ. यहाँ पे चलो वाटर को मैं जैसे ब्लू से ले लूँ, ये देखो, करेक्ट. ये वाटर हमने ले लिया, यहाँ भी वाटर है. ध्यान से देखो, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है. ये वाटर है, यहाँ केवल वाटर है. बी वाले में केवल वाटर है, ठीक है. और जो ए वाला है, ए में देखो छोटे छोटे और भी डॉट्स आपको दिख रहे होंगे रेड कलर में. बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है. अब आप बताओ कौन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है? आप खुद कह दोगे कि हाँ कॉन्सेंट्रेशन मीन्स ए वाले बीकर में कुछ, देखो ध्यान से, यहाँ भी 50 ml वाटर लिया था हमने, 50 ml, और बी वाले में भी 50 ml वाटर लिया, राइट? वाटर तो सेम है, लेकिन इस वाले बीकर में, ए वाले बीकर में कुछ और भी सॉल्यूट पार्टिकल्स मिले हुए हैं. तो याद रखेंगे जब भी हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं, whenever we talk about the concentration represents the number of solute particles. क्या होते हैं? solute. तो यहाँ पे देखो A वाले बीकर में, A beaker consists of many solute particles, but B beaker doesn't contain any of the solute particles, only liquid, means only water. So A is more concentrated than B, right? तो that means जब भी हम concentration की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? solute particles कितने? देखें. Let's look at each method. सबको देखेंगे. mass percent. The mass percent of a solution is determined by dividing the mass of the solute by the mass of the solution and multiplying it by 100. वो बात आ गई. आपने कहा कि किसी सोल्यूशन का मास परसेंट कैसे बताया जाए, तो आप क्या कहोगे? मास परसेंट का मतलब हुआ, मास परसेंट मीन्स व्हाट? मास परसेंट. सपोज करो एक कोई सोल्यूशन है, करेक्ट, और वो सोल्यूशन में हमने, ये देखो, हमने खूब सारी चीज़ें, हमने खूब सारे
लिक्विड बना रखे हैं, ये सपोज करो हमने कोई लिक्विड मिलाया है, प्लस चलो एक और हम लिक्विड मिला दे रहे हैं यहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट कलर के लिक्विड्स हैं, करेक्ट। और ये रहा कुछ पर्टिकुलर सॉल्यूट, जो रेड हमने कलर दिखाए हैं वो क्या हैं, छोटे छोटे सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स दिखा रहे हैं। अब हमने कहा जो लिक्विड है मास परसेंट कैसे दिखाएंगे, मास परसेंट क्या दिखाएंगे, जो सॉल्यूट पार्टिकल है, सॉल्यूट पार्टिकल कितना है, टोटल सपोज करो कितना हमारे पास मास है 1 किलोग्राम, कितना है 1 किलोग्राम, सोल्यूशन टोटल है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में सॉल्यूट कितना है, तो क्या बताएगा, ध्यान से देखो 1 किलोग्राम टोटल सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट का मास होगा उसको डिवाइड कर दो और इंटू 100 निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, परसेंट का मतलब ही हो गया 100 से निकालना है आपको, राइट। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ टोटल सॉल्यूशन इंटू 100, तो क्या बता देगा, मास परसेंटेज। अभी बहुत सारे कैलकुलेशन देखने को मिलेंगे यहाँ पर, इसे देखें। For example, let's say a solution is prepared by adding 4 grams of substance A to 20 grams of water. We need to find the mass percent of the solute. Based on the mass percent formula, we need to divide the mass of A by the mass of the solution. That is, mass of A plus the mass of water. कुछ समझ में आया, मास ऑफ ए प्लस वाटर, तो टोटल क्या हुआ, याद रखेंगे सोल्यूशन का मतलब होता है क्या, सॉल्यूट, और ये प्लस क्या है, ये है सॉल्वेंट। तो जब भी हम बोलेंगे सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन मीन्स होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो नीचे क्या लिखा है, सॉल्यूशन है ना, ये देखो ये सॉल्यूशन ही तो हुआ नीचे वाला पार्ट, ये नीचे सॉल्यूशन है और ऊपर क्या है, सॉल्यूट। और जब निकालेंगे मास परसेंट ऑफ ए तो ये निकल आएगा। अब एक चीज़ और दिखा देते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। अगर सपोज करो हमने एक बीकर लिया होता और उस बीकर में हमने 2 टाइप के सॉल्यूट डाले होते, क्या डाले होते, थोड़ा सा कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ये लें, ये हमने क्या डाल रखे हैं, ये सॉल्यूट, एक सॉल्यूट ये हुआ और एक सॉल्यूट हमने ये देखो ब्लू कलर में डाल रखे हैं, राइट। आपको प्रॉपर्ली दिख रहा होगा, हम डॉट 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 कर रहे हैं यहाँ पर। ये 2 टाइप के सॉल्यूट हैं और जो सॉल्यूशन है, जो लिक्विड है, वो किस कलर में है, लिक्विड कैसा है, ब्लू कलर में है, करेक्ट। तो आप क्या बोलोगे, अब मैं बोल रहा हूँ जो ब्लू वाला है वो ए है और जो पिंक टाइप का है वो क्या है, बी है। तो मैंने ए के लिए कहा तो मास ऑफ ए डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी प्लस मास ऑफ वाटर होता। अगर मास ऑफ बी निकालते तो मास ऑफ ए डिवाइडेड बाई मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी प्लस मास ऑफ वाटर। क्लियर हुआ ना। तो हम कितने भी यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स ऐड कर सकते हैं, देखेंगे। After performing the mathematical calculation, we get the mass percent of A as 16.66. Note the point. Now, let's look at mole fraction. Mole fraction is what? Mole fraction is the ratio of number of moles of a particular component to the total number of moles of the solution. Mole fraction is a way to express the composition of mixture. Total mixture. For example, टोटल मिक्सचर में हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल का मोल्स निकालना होता है, तो क्या बोलते हैं इनको, मोल फ्रैक्शन। सपोज करो हमारे पास 4 टाइप्स की चीज़ें हैं, ठीक है। हमने एक सोल्यूशन बनाया, सोल्यूशन कैसा है, बहुत अच्छे से देखेंगे इधर। हमने एक सोल्यूशन बनाया, उस सोल्यूशन में क्या क्या है, ए भी है, चेंज करते हैं, सपोज करो ए है हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, करेक्ट। ये एक इन 4 चीज़ों से मिलके एक सोल्यूशन बना जिसको हमने इस बीकर में रख दिया। अच्छे से ध्यान से देखेंगे पॉइंट को। ये हमने एक बीकर बनाया जिनमें क्या क्या है, ए भी है प्लस बी भी है प्लस सी भी है और डी भी है, करेक्ट। तो हम कहेंगे आपको बताना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो क्या कहेंगे, तो जब मैं मोल फ्रैक्शन बोलूँगा तो एक इसको बोलते हैं सिंबल, मोल फ्रैक्शन का सिंबल एक्स टाइप का। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी इक्वल टू मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स, एन टोटल। कुछ बात समझ आया ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स मीन्स, टोटल मोल मीन्स मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी
प्लस मोल ऑफ सी प्लस मोल ऑफ डी। कुछ समझ में आएगा ना? अब अगर मैं बोलता मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इज इक्वल टू मोल ऑफ सी डिवाइडेड बाई मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी प्लस मोल ऑफ सी प्लस मोल ऑफ डी, ऐसे करके सारे मोल निकाल देंगे। तो कितना आसान है। तो मोल फ्रैक्शन क्या दिखाता है? किसी एक पर्टिकुलर का फ्रैक्शन। देखें इसे। If a substance A dissolves in substance B and their number of moles are Na and Nb respectively, n क्या दिखाता है? मोल। then the mole fraction of A will be the number of moles of A divided by the number of moles of solution. And the mole याद fraction रखेंगे यहाँ पे जो हमने सिंबल लिया है n, स्मॉल n, ये क्या दिखाता है? नंबर ऑफ मोल्स। ये याद रखो, मोल्स क्या दिखाएगा? मोल्स। तो हमने कहा मोल ऑफ ए, ये देखो। तो मोल फ्रैक्शन का सिंबल हम कैसे दे रहे हैं? ये ऐसे बोलते हैं बेसिकली काई इसको, तो आप इसको बोल दो एक्स, एक्स भी बोल सकते हो, राइट। तो ये मोल फ्रैक्शन का सिंबल है, ऐसे, ये ऐसे दिखाओगे आप मोल फ्रैक्शन। फिर से देख लो, ऐसे दिखाओगे, मतलब कैसे करके आप दिखा सकते हो मोल फ्रैक्शन का सिंबल? एक्स जैसा होना चाहिए, राइट। देखो कैसे, ऐसे बनाओगे और ये कर दोगे। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ये आपके सामने है, करेक्ट। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ये आपके सामने ऐसे। तो मोल्स को डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से, मोल फ्रैक्शन डिसाइड हो गया। अब आगे देखें। B will be the number of moles of B divided by the number of moles of solution. Let's say we have to find the mole fractions of water and glycerol. नोट द पॉइंट, ये क्वेश्चन है When पूरा। 92 gram glycerol is mixed with 90 gram water. Given that the molecular weight of water is 18 gram and the molecular weight of glycerol is 92 gram. To apply the mole fraction formula, we first need to find the number of moles in water and glycerol. नोट इट। The number of moles of water is 5 and the number of moles अब देखो यहाँ पे कैसे निकाला, क्या बोला? नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर और नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लिसरॉल। ये देखो और ये देखो, मोल का मतलब क्या होता है? अगर आपको क्या पता हो, अगर आपको किसी भी केमिकल फार्मूला पता, कोई भी केमिकल फार्मूला पता और उसका मास पता हो, तो आप क्या रख दोगे? जब भी आप मोल लिखो तो क्या होगा? किसी कंपाउंड का मोल का मतलब क्या होता है? याद रखो, अगर उसका मास पता है तो वेट अपॉन उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट। क्या हो गया? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट आपको गिवन है वाटर कितना? 90 ग्राम। ये देखो दिखा यहाँ पर 90 ग्राम वाटर, राइट। 90 ग्राम गिवन है। और वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H2O। ध्यान से देखो, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H2O। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो एक नहीं 2 हाइड्रोजन है, 2 × 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो कितना हो गया? 18। तो देखो वेट आपको गिवन है और मॉलिक्यूलर फार्मूले से मॉलिक्यूलर मास निकाल लोगे, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 5। इसलिए ग्लिसरॉल कितना दिया हुआ है? ग्लिसरॉल का 92 गिवन है। अब यहाँ देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आपको यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, राइट। अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट गिवन नहीं होता है ना, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूले से आपको निकालना पड़ता, तो ग्लिसरॉल होता क्या है? ग्लिसरॉल का फार्मूला होता है CH2OH बॉन्ड CHOH और एक बॉन्ड लगा के नीचे लिख दोगे CH2OH। अब यहाँ से आप कितने हाइड्रोजन हो गए? हाइड्रोजन काउंट करो, कार्बन काउंट करो। कार्बन हो गए 3, हाइड्रोजन कितने हो गए? 1 2 3 2 5 6 8, राइट। ऑक्सीजन कितने हो गए? 1 2 3, C3O3 H8, राइट। तो यहाँ से आप क्या निकाल दोगे? ग्लिसरॉल का फार्मूला। अब ध्यान से देखो, आपको गिवन है तो वेट गिवन है और मॉलिक्यूलर फार्मूला आप निकाल सकते हो, मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो फार्मूले से। तो क्या निकल के आया? मोल्स पता चल जाएगा तो मोल फ्रैक्शन बता दो। glycerol is 1. अब देखो, We then add them to obtain the total number of moles in the solution. नोट इट। From the calculation, we get the total number of moles in the solution as 6. कैसे आया? Then, we find the mole fraction as per the formula. We get the mole fraction of water as 0.833 and the mole आसान है। fraction of glycerol as 0.167. इजी है ना? कैसे हुआ? ये देखो, टोटल मोल कितने आए थे? टोटल मोल कितने थे? 5 + 1, 5 मोल किसके थे? वाटर के, और 1 मोल किसका था? ग्लिसरॉल का। टोटल मोल कितने हो गए? 6। तो आपने कहा मोल ऑफ वाटर, क्या निकला? मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू मोल ऑफ वाटर, ऐसे लिखा जाएगा, मोल ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई टोटल मोल, राइट।
तो मोल कितना था 5, टोटल मोल कितने 6, 5/6, ये कितना था मोल अपॉन टोटल मोल कितना हो गया 0.167 ग्लिसरॉल के लिए। ऐसे करके आपको फाइंड आउट करने हैं और भी रिएक्शंस को।